राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। हम लोग टेस्ट सीरीज 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 22 को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आप लोग से विनती है, प्लीज़ आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसे सामाजिक सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें शामिल नहीं किया गया है ऊर्जा और परिवहन को, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये और ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है क्या उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य, यानी शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य, इसमें ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया गया है। और आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता कार्यप्रणाली निर्भर करती है और इसे देश का सामाजिक और आर्थिक सुधार का पर्याय माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? तो फ्रेंड्स, ये थे बी डी सावरकर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बीडी सावरकर को अंग्रेज ने अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा दी थी और बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी 1904 में। और सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक लिखी थी, उसका नाम रखा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय का, तो इन्होंने स्थापना किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, कब? 1916 में, ठीक है ना, 1916 में। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, देखिए सबसे पुराना है कौन, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्वर्ण मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ताजमहल और अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगर हम इसमें सबसे पुराना की बात करें तो आपको पता चल ही गया होगा ऑप्शन से, ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य जो कलाकार था ये उस्ताद अहमद लाहौरी था, आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें खजुराहो के मंदिर का, तो इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। और स्वर्ण मंदिर जो कि हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है, अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1809 में मार्बल और 1830 में सोना मढ़वाया गया था, उसके वजह से स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य और राज्यों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। देखिए, यहाँ से आपको दिख जाएगा झूमर हरियाणा, तो ये यही गलत है फ्रेंड्स। झूमर हरियाणा से सम्मिलित नहीं होगा। अब देखिए, झूमर जो लोक नृत्य है ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य, यानी कि हम बोल सके तो उत्तरी भारत का, ठीक है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमाशा महाराष्ट्र का सही है, कजरी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है और बाउल पश्चिम बंगाल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसी में थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लें। जैसे अगर हम बात करें झूमर, तो झूमर का आप समझ में आ गया, झूमर अति प्राचीन लोक नृत्य है। यह नृत्य फसल के मौसम में और त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नौटंकी जो है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, जैता, ये सब जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र तो तमाशा, लावनी, कोली, गफा, लेजम, पेवाड़ा, दही कला, दशावतार, ये सब आपके महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं विशाख दत्त, ठीक है। तो और विशाख दत्त ने एक और देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कालिदास की रचना का, तो इसमें आपका अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब आ जाएगा। और अगर हम बात करें भास का, तो भास का जो सबसे लोकप्रिय नाटक था वो था स्वप्नवास दत्ता, ठीक है। और कौटिल्य तो जानते ही हैं आप इनको, विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अगर बात करें तो अष्टध्यायी ने अष्टध्यायी जो है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है और महाभाष्य पतंजलि द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई पुस्तक है। अब देखिए, शूद्रक का बात करें तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था मृच्छकटिकम, ध्यान रखेंगे। बराह मिहिर द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था बृहद संहिता, पंचसिद्धिका, ये सब पुस्तक बराह मिहिर द्वारा लिखा गया है। और हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। चलिए
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स उसमें 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। अब देखिए इन पांचों सदस्य का आपको नाम याद रखना है। इसमें अगर बात करें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, देखिए 5 अस्थायी सदस्य में आपका आ जाएगा अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और चाइना। ये जो पांचों देश हैं ये अस्थायी देश हैं। अब देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का बात करें तो वह अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन और स्पेनिश ये वहाँ का आधिकारिक भाषा है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है एंटानियो गुटरेस। और संयुक्त सुरक्षा जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार की कार्यपालिका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ठीक है ना, ओडिशा में है। देखिए इसके बारे में थोड़ा और जान ले। ये महानदी पर स्थित है, महानदी पे बना हुआ बांध है उड़ीसा में। कुछ और भी बांध है जैसे कि आपको याद रखना है, पोचपांद बांध, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा गोदावरी नदी पे। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे। मेट्टूर परियोजना ये भी कावेरी नदी पे देखने को मिल जाएगा। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी और बरगी परियोजना आपको बरगी नदी पे देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है फ्रेंड्स 25%। ठीक है ना, 25.1% के आसपास रही है। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगर हम बात करके भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, तो ये मेघालय है। ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है। करीबन 27.9% के आसपास, मतलब 28% के आसपास रहा। भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य रहा फ्रेंड्स नागालैंड। ठीक है ना, ये नागालैंड जहाँ पे नेगेटिव वृद्धि देखी गई। भारत का दशकीय जो वृद्धि औसत दर फ्रेंड्स वो है 17.7। ठीक है ना, 17.7%। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय ये 21 जून को दिखता है फ्रेंड। ठीक है ना, 21 जून। और आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि 21 जून को कौन सा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाया जाता है। देखिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं और मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। देखिए मध्य रात्रि का सूर्य अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है और सूर्य के चारों तरफ के ग्रह के क्रम का बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। देखिए इस गति देखिए होता क्या है कि जो सूर्य है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से मंदाकिनी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। और इसी गति में मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरा करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय की योजना का आधार क्या था फ्रेंड्स? ये था हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है ना, पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये इसी मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू होता है? तो ये 1951 से लेके 56 तक था। ठीक है, देखिए प्रथम योजना के अंतर्गत मुख्य जो फोकस था वो प्राथमिकता इसी कृषि और सिंचाई को दिया गया था। देखिए और भी अगर हम बात करें कुछ पंचवर्षीय योजना और उसके उद्देश्य का, तो अगर बात करें नौवीं पंचवर्षीय योजना, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण योजना और समानता के विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना में देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम अधिक समावेशी और धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया था। देखिए महान लोबिस जो मॉडल है ये इस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था, इसी मॉडल पर आधारित था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फ्रेंड्स ये बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये भारत में यात्रा पे आया था। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है वो 322 से लेकर 398 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अब अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये मौर्य वंश के थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के थे फ्रेंड्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। यूनानी लेखक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहते थे, जिसकी पहचान विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं शांति वन संबंधित है। तो शांति वन किन संबंधित फ्रेंड? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, ये उनका समाधि स्थल है, तो आप ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के। कुछ और व्यक्ति हैं जिनके समाधि स्थल को आपको याद रखना चाहिए। अगर बात करें महात्मा गांधी के समाधि स्थल का, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ठीक है, और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के स्थल का, तो इसका नाम है क्या?
तो शक्ति स्थल नाम है। और अगर हम बात करें इसमें और भी हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह है, तो चौधरी चरण चरण सिंह की जो समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। ठीक है, आपको और भी याद रखना, जैसे बी आर अम्बेडकर के जो समाधि स्थल उसका नाम है चैत्य भूमि। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का, तो नाम है विजय घाट। और अगर हम बात करें आपसे कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का, तो वीर भूमि। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन है, चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था अमूल को। ठीक है ना, ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टीम इंडिया का नया जो किट स्पॉन्सर था वो एडिडाज, जो कि 2023 में बना। मई 2023 में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड ने और भारत पे की जगह ले ली। मोटो जीपी को इंडियन ऑयल के साथ परियोजना समझौता किया गया है। चलिए ये भी ध्यान रखेंगे। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बेरी नाग है, जहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। देखिए और भी कुछ नदियां हैं जिसमें आपको याद रखना, अगर बात करें ब्यास का, तो ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलता है। रावी भी रोहतांग दर्रा के समीप से निकलता है। सतलज ये मानसरोवर झील के समीप से निकलता है, राकस ताल से। सिंधु है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ से निकलता है? तो ये भी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलता है। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ही ये भी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बीएसएफ का गठन होता है 1965 में। ठीक है ना, 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ था। और अगर हम बात करें इसमें एनसीसी का, ठीक है ना, एनसीसी का, तो एनसीसी का भी डेट आप याद रखेंगे 1948, आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है, और अगर हम बात करें असम राइफल, तो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1835 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की जो स्थापना है 1969 में किया गया। ठीक है ना, सीआईएसएफ, तो आप ध्यान रखेंगे सीआईएसएफ का स्थापना 1969 1969 में किया गया था। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार लगभग पूछा ही जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीएजी कौन है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सीजीए का यानी कि लेखा महानियंत्रक कौन है, तो फ्रेंड्स ये है श्री एस दुबे। ठीक है, श्री एस दुबे। और आपको बता दें कि ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि सीएजी हैं। ये सीएजी हैं, सीएजी। और आपको कंफ्यूजन है सीजीए है, तो ये श्री एस दुबे हैं। ठीक है, और देखिए, और अगर इसमें बात करें तो जीपी जो सावंत हैं, ये जीपी सावंत ये वर्तमान में भारत के मुख्य संख्या की विद हैं। और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि भारत में मसालों के प्रदेश यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेज के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो आपको आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो कि है केरल। देखिए इसी में कुछ और अगर हम बात करें उपनाम का, जैसे रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। क्यूबा को एंडिलीज का मोती कहा जाता है। फिलाडेल्फिया को क्वेटर सिटी कहा जाता है। और आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। पवित्र भूमि के नाम से जेरूसलम को जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो फ्रेंड्स गोवा की मुक्ति कब होती है? 1961 में। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। ठीक है, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। और नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां पौंडीचेरी, यमन, चंद्रनगर और कारिकल को भारत को सौंप दिया था। ठीक है, बाद में पौंडीचेरी जो कि पुडुचेरी है संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और भी आपको मरुस्थल याद रखना है। अगर हम बात करें आटाकामा, तो ये दक्षिण अमेरिका चिली में स्थित है। नाबीब मरुस्थल ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। अराकू मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। और मेजाबे मरुस्थल ये कैलिफोर्निया और यूएसए में दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें दस्तलूट मरुस्थल, तो ये पूर्वी ईरान में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया है? देखिए नहीं किया है पूछा गया है। इन्होंने मथुरा में नहीं किया फ्रेंड्स, ठीक है ना? द्वारिका में है, पुरी में है, श्रृंगेरी में है, मथुरा में इनके द्वारा कोई भी मठ स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है? और बद्रीनाथ में भी एक स्थापित किए हैं। अगर बात करें शंकराचार्य के जन्म का तो 778 में केरल में हुआ था और उत्तराखंड के केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई थी। गोविंद योगी इनके गुरु थे, आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कबीर किसके शिष्य थे? अब तो कबीर की बात करें तो ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया कबीर ही थे। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था और कबीर की समाधि मगहर यानी कि यूपी में ही स्थित है। इनके पालनकर्ता का नाम नीलू और नीमा जो कि जुलाहा थे पैसे से। कबीर को वानियों का संग्रह जो है उसको बीजक कहा था, ठीक है ना? बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रामायण, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो कबीर किनके शिष्य थे? ये स्वामी रामानंद के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? तो फ्रेंड्स ये है काली मिट्टी, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो काली मिट्टी है और ये मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में आपको सबसे अधिक देखने को मिल जाएगी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है फ्रेंड्स वो है चार नोजम मृदा, ठीक है? काली मिट्टी लावा और मैग्मा से निर्मित होती है। काली मिट्टी में जल धारणा की क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो फ्रेंड्स ये अंतारा जो है ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। देखिए कुछ देश और उनके न्यूज एजेंसी को आप याद रखेंगे। अगर फ्रांस का तो एएफपी, ईरान का हो जाएगा मेहर न्यूज एजेंसी, इटली का हो जाएगा इंटरप्रेस सर्विस, जापान का क्योडो, कतर का अल जजीरा और भारत का पीटीआई और यूएनआई, ठीक है? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। तो नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बिहार शरीफ, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कुछ जिला और मुख्यालय का जो हमारे बिहार में है, जैसे देखिए कैमूर जो है, कैमूर जिला का मुख्यालय भभुआ हो जाएगा। नवादा का नवादा में ही है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है और रोहतास का फ्रेंड्स सासाराम है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस अभयारण्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 हो गया, 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए पहला है कि लॉर्ड हार्डिंग वन का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 ईस्वी है, ये सही है फ्रेंड्स। आगे है कि अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में स्थित है, इसमें में निर्मित है, ये भी सही है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छ कटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है, ये गलत है फ्रेंड, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी जो होगा इसका असत्य हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मृच्छ जो कटिकम पुस्तक है फ्रेंड्स ये शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है संसद की किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राक्कलन समिति को कहते हैं और प्राक्कलन समिति प्रशासनिक कुशलता और मितव्ययता पर प्रतिवेदन देती है। प्राक्कलन समिति में अगर बात करें तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है? 15 जो है वो राज्य सदस्य लोकसभा से और 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से होते हैं और 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन से कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो फ्रेंड्स अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर है ये कब समाप्त किया था? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1563 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड? 1563 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके फैक्ट्स के बारे में देख लें। तो इसमें आपको और कुछ याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि दास प्रथा का अंत, तो ये 1562 में किया गया था, ठीक है? 1562 में। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति आप देख ली 1563।
और आपको जजिया कर की समाप्ति याद रखना है 1564। ठीक है फ्रेंड्स, 1564 में जजिया कर की समाप्त हुआ था। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना फ्रेंड्स 1571 में किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पवन पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? फ्रेंड इसको बोलते हैं लोयस। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं जिसमें यार डंग, इनसेल वर्ग, छत्रक, बड़खान ये सब आते हैं। और भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है फ्रेंड्स, उसमें उत्सुत, कुआं, गीजर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सचिन @50 सेलिब्रिटी अ मेट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है बोरिया मजूमदार। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करें और एक पुस्तक जैसे क्रॉस कोट ये नामक पुस्तक लेखक जयदीप मुखर्जिया द्वारा लिखा गया। और अगर बात करें हम लोग रेजुग्रेंट नॉर्देस्ट नामक जो पुस्तक है ये आशीष कुंद्रा द्वारा लिखा गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में भिक्षुओं को दी थी? तो फ्रेंड्स ये अपने 12वें वर्ष के शासन में थे। ठीक है, राजा बनने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था: कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये देवर्धि, क्षमा और भवन। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो द्वितीय जैन संगति तो 512 में हुआ था। और महावीर के प्रथम अनुयायी अगर बात करें तो ये उनके दामाद जमाली थे। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन ही बचा जो मुख्य उपदेशक बना। जैन धर्म की तीर्थ का बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो फ्रेंड्स ये किया था बिहार में। ठीक है ना, बिहार बंगाल का था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का द्वारा दूसरा नाम था। और अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त के जनक तो ये जॉन शोर थे। स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों में लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली का 89% कंपनी और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में वह रेंज जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव न हो वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बैड डेट। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आरबीआई ने एनपीए की वसूली के लिए बैड बैंक बनाया है। कंपनियां बैंकों के अंतरिम अवधि के लिए ऋण लेती है। इस प्रकार ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहा जाता है। जिस मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति से लगातार अधिक बनी रहे वह मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इन विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। ठीक है, अगर बात करें योजना आयोग की जगह तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जगह स्थापना ले ली योजना आयोग की जगह। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह, ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और देश के दक्षिणतम छोर पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य पतन भी कहा जाता है। चलिए
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 35 से 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें, ये पछुआ पवनें हैं, ठीक है ना, इसको पछुआ पवन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, ठीक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 2023 में। और ये नामित किया गया था 2021, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें इसमें, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को सम्मानित किया गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिंदेश्वरी पाठक है, उनका निधन हुआ है 2023 में ही। उनको हम लोग टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को ने भारतीय राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का विस्तृत रूप से प्रथम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत अपनाकर कई रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला दिया था। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो भारत का पहला वायसराय था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि असंतोष का जनक, भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। देखिए अब कुछ उपनाम है, जैसे भगत सिंह को शहीद आजम, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, मदन मोहन मालवीय को महामना, और टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहा LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? फ्रेंड्स ये दी है मंजूरी महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको हाल ही में याद रखना है कि जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया गया है, जिसकी स्थापना हो जाने से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड देखिए अगर संविधान में मूल कर्तव्य होंगे तो राष्ट्र विरोधी और जो हिंसात्मक कृत्य है उन पर नियंत्रण होगा, तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा बात कर लें इसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, तो ये USSR से लिया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत में जोड़ा गया। और ये आर्टिकल है फ्रेंड्स 51A। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या की बात करें तो 11 है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो फ्रेंड्स ये है महाश्वेता, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखे हुए बुक का बात करें तो एक है द नेमसेक, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, ये झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया। अब देखिए इंटरप्रेटर ऑफ मोलाडीज और अन एकमिस्ट अर्थ जो फ्रेंड्स है, ये पुस्तक इनके जो लेखक भी है ये भी झुम्पा लाहिड़ी ही लिखे हैं इनको, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में तो कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? देखिए कटक, तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, ऑप्शन सी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटक में स्थित है ये, उड़ीसा। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897, ठीक है ना फ्रेंड्स, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय 1814 में स्थापित भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? अगर सबसे पुराना की बात करें तो फ्रेंड्स वो है विंबलडन, ठीक है। विंबलडन जो है फ्रेंड वो घास के मैदान पे खेला जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे।
इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 1877 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आया यूएस ओपन जो कि 1881 में, और उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, और उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन आयोजन होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा का अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो फ्रेंड्स इसमें इसकी सहयोग करने वाला भारत का वो जापान है, ठीक है। तो जापान के साथ मिलकर अगला ये कंप्लीट होने वाला है हमारा चंद्रयान 4 का मिशन। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये हमारा पड़ोसी देश भूटान की राजधानी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ देश हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसकी राजधानी की क्या है क्या नहीं है, तो उसको थोड़ा आप देख लीजिए। जैसे म्यांमार का बात करें तो ये ने पाए तब है, लाओस का वियंतियाने, जॉर्डन अम्मान, कंबोडिया का है नहोम पे है, मकाऊ का मकाऊ है, ब्रुनेई का बंदरचेरी, हांगकांग का है विक्टोरिया, यमन का साना, तुर्की का है अंकारा, मंगोलिया का उलान बटोर, जॉर्जिया का तिबिलिसी और तिमोर लिस्ट का है दिल्ली। दिल्ली ने फ्रेंड्स दिल्ली। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये बेल्जियम के साथ किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें कुछ और इसमें फैक्ट देख ले, जैसे यूपीआई भुगतान को लेकर तो भारत और फ्रांस का है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र ये जापान और भारत मिलकर करने वाले हैं। जैव विविधता संरक्षण भारत और नेपाल मिलकर दोनों साथ में करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शून्य का जो आविष्कार है ये किसने किया है? तो शून्य के जो आविष्कारक हैं वो आर्यभट्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखी थी, उसका नाम था आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांतिका। वराहमिहिर ने एक पंच सिद्धि तांत्रिका की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खादक की रचना की। वराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। अब इन्हीं में एक आता है आते हैं भास्कराचार्य दो ने लीलावती पुस्तक लिखी थी। लीलावती पुस्तक गणित विषय पर ही आधारित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध नारा करो या मारो मरो किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, ये ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रसिद्ध नारा करो या मरो। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार द्वारा 1915 में केसरी हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद कोचरब में साबरमती की स्थापना भी की। गांधी जी को गुजराती भाषा में नवजीवन तथा अंग्रेजी में यंग इंडिया का संपादन किया है। और 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्र का भी संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, विटामिन सी संतरे में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए विटामिन ए का बात करें तो आपको विटामिन ए के लिए गाजर सबसे इम्पोर्टेंट है, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी। विटामिन बी 1 के लिए मूंगफली, तिल, सूखी मिर्ची वगैरह। और विटामिन 2 खमीर, कलेजी, मांस। विटामिन डी के लिए आप सूर्य का प्रकाश यूज कर सकते हैं, या तो फिर मछली, यकृत तेल, या दूध, अंडा। विटामिन के लिए टमाटर, हरी सब्जी और आंत में भी उत्पन्न होता है विटामिन के। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सौर सेल उपयोग करने पर का एक प्रमुख लाभ है? देखिए अगर आप सौर सेल का यूज करते हैं तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन पैनलों की यह क्या होता है कि जो सौर सेल हैं उनको उपयोग करने का प्रमुख लाभ आपको क्या मिलेगा कि इन पैनल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके लाइट बल्ब और टीवी या उपकरण चलाए जा सकते हैं। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन तथा गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनिक सिलिकॉन अर्धचालक की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? अगर वायुमंडल में बात करें तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन भी है 0.93%, बाकी सब गैसें हैं। नाइट्रोजन की अगर बात करें परमाणु क्रमांक तो ये 7 होता है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और अगर बात करें ऑक्सीजन की खोज की तो ये प्रिस्टले ने की थी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो वो सीधे समय के वर्ग का समानुपाती है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पारिस्थितिक पिरामिड पर आधार सामान्यतः चौड़ा होता है, और यह चौड़ा होने के साथ क्या होता है इसमें शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ठीक है। अगर हम बात करें कि 10% नियम जो है 1992 में लिंडेमान ने इसे प्रतिपादित किया, जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो ईंधन की क्षमता क्या होगी? फ्रेंड्स इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, देखिए जो T1 है 527 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 800 के। ठीक है, 800 के हो जाएगा। और अगर हम बात करें T2 का, तो ये देती कितना है 27 प्लस 273, तो इसमें आपको मिल जाएगा कितना 300 के। ठीक है, पहले आपको मिला है 800 के, फिर आपको मिला 300 के। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो अगर इफिशियंसी निकालने पूछे जाए तो इफिशियंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी जो प्रवाह हुआ है T1 और T2 उसको घटा देंगे, उसको घटाने पे आपको मिलेगा 500 और अपॉन जो बड़ा वाला है तो जो 800 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, इसको इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 62.5%। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका 62.5 जो कि ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र होती है? तो दालचीनी आप लोग जरूर देखे होंगे, ये छाल होती है पेड़ की, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। सुक्रेज नामक जो एंजाइम है वो शर्करा को किस में बदल देती है फ्रेंड्स? ये ग्लैक्टोज में बदल देती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी ग्लैक्टेज में नहीं, ग्लूकोज में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए माल्टेज और जो माल्टेज है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोजेन में बदल देता है, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, पेप्सिन जो है ना ये पेप्टोन्स में बदल देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगेगा ना, तो इसमें क्या होगा कि भार में कमी आ जाएगी। तो प्रत्येक स्थान पर अगर हम बात करें ध्रुवों को छोड़ के, तो वस्तु के भार में कमी आनी शुरू हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो आरएनए में। ठीक है ना, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और अगर हम बात करें आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दौरान कौन सी घटना घटती है? तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो हीरा का चमकना फ्रेंड्स, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, जिसके कारण ये हीरा चमकता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन मोलास्का के अंतर्गत आता है? तो मोलास्का के अंतर्गत आपको ऑक्टोपस देखने को मिल जाएगा। ऑक्टोपस जो है ये मोलास्का संघ का है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और हम बात करें कुछ जंतु, जैसे देखिए जो मोलास्का है ये सबसे बड़ा में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है और इसमें श्वसन और सर्जन कार्य भी होते हैं। इसका शरीर जो है ना ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोणिकी तथा प्रगुही होते हैं। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा जो है ना विखंडन होता है। मुंह में भोजन हेतु रेती जिह्वा पाई जाती है, जो रेती के समान घिसने पर कार्य करती है। इसका शरीर कोमल होता है, जो कठोर कैल्शियम के कवच पर द्वारा ढका होता है। कछुआ जो है स्थलीय प्राणी है, जिसका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है सीमांत वेग से। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सीमांत वेग से उतरता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसमें और क्रांतिक वेग, तो ये क्या होता है, जब गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध बराबर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो क्रांतिक वेग बोलते हैं। देखिए नीचे गिरने वाली वस्तु के लिए जी का मान धनात्मक होता है, ठीक ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए जी का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में? फ्रेंड्स ये करता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये सितार द्वारा होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है।
अब देखिए अगर हम बात करें कुछ इसी में यंत्र का, तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अगर हम बात करें मोमबत्ती का तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन जो है फ्रेंड्स ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। तो इसी तरीके से सब लोग क्या करते हैं बदलते हैं। सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरेक्स का सूत्र क्या हो जाएगा। तो बोरेक्स का सूत्र होता है फ्रेंड्स Na2B4O7, Na2B4O7, ठीक है, और 10H2O। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोरेक्स को सुहागा के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ और आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। सोरे का अम्ल जो है वो HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं। और एक है माइक्रोकॉस्मिक लवण, तो NaNH4 प्लस HPO4 होता है। चलिए, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इसमें होती है 60%। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र हम आपको पहले बता चुके हैं, CO+N2 होता है। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और इसमें 60% आपको नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें प्राकृतिक गैस का तो CH4 होता है। उसमें मीथेन गैस का क्या होता है, अवयव प्रधान होता है। बायोगैस में लगभग 65% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जीवाश्म ईंधन में आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं। और एलपीजी की बात करें उसका जो मेन घटक होता है ब्यूटेन होता है। इसमें गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकप्टैन का यूज करते हैं। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु में कौन शामिल नहीं है, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है इसमें कौन शामिल नहीं है, तो ये हीमोफिलस परटूसिस जो है ये इसके वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है ये काली खांसी, इसकी वजह से काली खांसी होता है। ठीक है, हीमोफिलस परटूसिस जो है इस ये काली खांसी का वजह है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, तो इनकी दूरी को सिस लूनर कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, सिस लूनर। देखिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 वर्ष पुराना है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है ना वो लिबनिटीज पर्वत है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी का अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। तो हरा करने के लिए फ्रेंड्स आपको फेरस ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप कांच में फेरस ऑक्साइड मिलाते हैं तो इसका जो रंग है ये हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह नियम संबंधित है किससे, बॉयल नियम से। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि का हमसे पूछा जा रहा है, अदिश राशि के बारे में। तो फ्रेंड्स जो घनत्व है ये क्या है, ये अदिश राशि है। बाकी सब सदिश राशि, विस्थापन, भार और आवेग। देखिए आपको सदिश राशि के और उदाहरण की बात करें तो इसमें आपको वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरण कोणीय वेग, विद्युत धारा घनत्व, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब आते हैं। अदिश राशि में वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। और अदिश राशि के उदाहरण का अगर बात करें तो चाल, आयतन, कार्य, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, घनत्व, ये सब इसमें आते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसको आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ग्राफिक्स को भी, ध्वनि को भी, इमेजिंग को भी। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके पार्ट, जैसे सीपीयू, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगर हम बात करें रैम का, तो रैम रीड ओनली मेमोरी होता है, ये एक अस्थायी मेमोरी है। रोम यह हार्डवेयर का वह भाग होता है जिसमें सभी सूचनाएं हम लोग इकट्ठा करते हैं, ये अस्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करता है। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें फादर का, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है। ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण काम कौन करता है फ्रेंड्स, ये संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असत्य है, तो आइए देख लेते हैं। पहला है साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 बिल्कुल सही है।
और इसमें देखिए पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 सही है, राइबोफ्लेविन विटामिन ई गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका, इसमें ये गलत है, ठीक है। देखिए राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B2 का। और विटामिन ई का जो अगर रासायनिक नाम का बात करें तो वो है टेकोफेरोल, तो टेकोफेरोल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। देखिए नाइट्रोजन गैस में हमारे पास 78% मिल जाएगा आपको वायुमंडल में। पहले हीलियम गैस का उपयोग होता था। हीलियम एक हल्का और ज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सबसे पाया जाने वाला तत्व है और इसकी खोज फ्रैंकलिन और लोकियर ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रिंट यहाँ 76 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 76 से लेके 100 तक। उसके बाद फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम आपको आंसर बता देते हैं। 76 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तो 331। 77 का बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 82 देख लेते हैं। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 83 नंबर देख लेते हैं। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56। 84 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी 14,400। 85 नंबर देख लीजिए। अगर हम बात करें 85 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा 85। 86 देख लीजिए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 87 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 14 घंटा। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 62। 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। और बात करें 92 का तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 93 नंबर पे। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 94 देख लीजिए। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95 का ऑप्शन नंबर ए। 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का ऑप्शन नंबर डी। 100 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आइए यहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग के शुरू है। 101 से हो जाएगा 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 102 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 103 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 105 का ऑप्शन नंबर बी। 106 ऑप्शन नंबर बी। 107 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर देख लीजिए। 109 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 का ऑप्शन नंबर डी। 111 का ऑप्शन नंबर ए। 112 का ऑप्शन नंबर डी। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 114 का बी। 115 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुस्तक। 115 के बाद 116 देख लीजिए। 115 नीचे चल गया फ्रेंड्स। 116 नंबर। 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 117 का ऑप्शन नंबर बी। 118 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमवार। 119 का डी हो जाएगा ए। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 121 का ऑप्शन नंबर बी। 122 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी।
41, 123 नंबर देख लीजिए। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 124 का ऑप्शन नंबर बी। 125 का ऑप्शन नंबर डी। 126 का ऑप्शन नंबर ए। 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोपहर बाद 2:20 पे। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 129 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 देख लीजिए। 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 132 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 133 ऊपर है फ्रेंड, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। 133 जो है, 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 134 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 का बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 139 का हो जाएगा बी। 139 का हो जाएगा, 138 का बी, 139 का भी हो जाएगा बी। अब आइए 140 देख लेते हैं। 140 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 142 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 144 देख लीजिए। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 145 का ऑप्शन नंबर बी। 146 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीला। 147 का ऑप्शन नंबर डी वृक्ष, सॉरी वृक्ष नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 42135। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनिवार। 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इसका 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इसमें 2 सेट और बचा है, सेट नंबर 23 और 24, उसको भी कल तक में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें। अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा डेट बचा नहीं है, तो मन लगा के पढ़ें। तब तक मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।